Good morning, student, and good morning to all of the viewers who are watching my video. Today we will discuss here about second law of Newton. तो बच्चों, आज हम यहाँ पे न्यूटन का जो दूसरा नियम है या गति का जो दूसरा नियम है उसके बारे में आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। न्यूटन जो सेकंड लॉ है, न्यूटन का दूसरा नियम भी कहते हैं इसको, और गति का दूसरा नियम भी इसको कहा जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो गति का दूसरा नियम क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। ध्यान दो, इसमें किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है, और इसको हम यहां पे F समानुपाती mv माइनस mu अपॉन t से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब सबसे पहले यहां पे बात आती है कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर। सबसे पहले तो संवेग क्या है? संवेग जो है आप जानते हैं, संवेग यहां पे मैंने लिखा है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा गया वेग। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा गया वेग। अब बात आती है संवेग परिवर्तन। अब संवेग परिवर्तन क्या होगा? संवेग परिवर्तन होगा कि अंतिम संवेग में से यदि हम प्रारंभिक संवेग को क्या कर दें, घटा दें, तो वो संवेग में परिवर्तन होगा। तो माना कोई वस्तु है वो m द्रव्यमान की है और उसका प्रारंभिक वेग जो है वो कितना है, u है, और अंतिम वेग माना t समय के पश्चात उसका अंतिम वेग जो है वो कितना हो जाता है, v हो जाता है। तो संवेग में परिवर्तन, तो प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, प्रारंभिक संवेग हो जाएगा द्रव्यमान गुणा गया प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग क्या है, u है। तो प्रारंभिक संवेग P1, इसको हम कह सकते हैं प्रारंभिक संवेग P1 बराबर हो जाएगा mu हो जाएगा। और अंतिम संवेग को हम कैसे डिनोट करेंगे, अंतिम संवेग बराबर P2 बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा गया अंतिम वेग v जिसको हम कहते हैं। तो ये उसका अंतिम वेग हो गया, ये जो है प्रारंभिक वेग। यदि हम अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा दें तो उसमें हम क्या बोलेंगे, उसको हम जो है वो क्या कहेंगे, उसके संवेग में परिवर्तन, यानी mv माइनस mu, ये होता है संवेग में परिवर्तन। ठीक है, तो ये क्या है, संवेग में परिवर्तन। तो किसी वस्तु के, यहां पे देखो, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, तो यहां पे मैंने लिख दिया संवेग परिवर्तन mv माइनस mu, और दर परिवर्तन की दर का मतलब उसमें जो है वो t से जो है उसको क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाला जो बल है उसके समानुपाती होती है। तो यहां पे जो है इसको समझने के लिए आपने संवेग समझ लिया, और दूसरा क्या हो गया, संवेग परिवर्तन। तो F अनुक्रमानुपाती mv माइनस mu अपॉन t। अब बात आती है, इस नियम को समझने से पहले आपको जो है वो दो चीजों को यहां पे समझना होगा। एक चीज मैं यहां पे आपको बताता हूं कि किसी भी वस्तु में जो उत्पन्न प्रभाव होता है, किसी भी वस्तु का जो प्रभाव होता है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। एक उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है और एक उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु में उत्पन्न जो प्रभाव होता है, किसी भी वस्तु का जो प्रभाव होता है वो दो चीजों पर निर्भर करता है, एक उस वस्तु के वेग पर और दूसरा उस वस्तु के द्रव्यमान पर। अब हम यदि बात करते हैं, पहला वेग की बात करते हैं कि वेग पर वो कैसे निर्भर करता है। तो वेग पर वो कैसे निर्भर करता है, यदि मेरे पास जो है वो बंदूक की कोई गोली है, क्या है, बंदूक की गोली, उसका द्रव्यमान जो है वो निश्चित होगा। यदि मैं उस गोली को किसी पे ऐसे हाथ से जो है वो क्या करता हूं, मारता हूं, हाथ से मैंने वेग से जो है उस पे क्या मार दिया उस पे। अब उस वस्तु, उस व्यक्ति पे उसका कितना प्रभाव होगा, उसका ज्यादा प्रभाव उस व्यक्ति पे नहीं होगा। लेकिन यदि हम उसी द्रव्यमान की गोली को हम किससे, बंदूक से यदि हम चलाते हैं और बंदूक से हम किसी पे उसे मारते हैं, तो उससे जो है यानी उसका वेग जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया, और वेग बढ़ने से जब वो किसी पे लगेगी तो उससे जो है वो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो यहां पे आपने देखा कि चीज तो वही है, वस्तु तो वही है, लेकिन उसका प्रभाव जो है यहां पे बदल गया। एक क्या था, हमने जो है वो कम वेग से मारा तो उस व्यक्ति पे उसका कोई असर नहीं हुआ, और जब हमने जो है वो क्या बहुत तेज वेग से जो है उसको छोड़ा तो उससे उस व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो यहां पे क्या हो गया कि जो क्या है, वस्तु में उत्पन्न प्रभाव, वस्तु का प्रभाव किस पे निर्भर कर रहा है, दो चीजों पर। पहला किस पे, वेग पे। तो यानी जब हमने वेग बढ़ाया तो वस्तु का प्रभाव ज्यादा हुआ, वेग कम था तो वस्तु का प्रभाव क्या था, कम। दूसरी चीज आती है कि जो उत्पन्न प्रभाव है ये द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है कि वस्तु जो है उसका द्रव्यमान कितना है। यदि कम द्रव्यमान होगा तो उसका प्रभाव कम होगा, और यदि क्या होगा, द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका प्रभाव भी अधिक होगा। अब हम देखते हैं, यहां पे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। माना सपोज मेरे पास एक 10 ग्राम का कोई पत्थर है, और 10 ग्राम के पत्थर को मैं किस पे, किसी व्यक्ति पे क्या करता हूं, मारता हूं, तो उस पत्थर से उस व्यक्ति पे ज्यादा कोई असर नहीं होगा, क्योंकि बहुत छोटा सा पत्थर है 10 ग्राम का।
यदि मैं उसी की जगह उसी वेग से उतनी ही रफ्तार से यदि मैं 50 किलोग्राम का एक पत्थर है जिसका द्रव्यमान कितना है 50 किलोग्राम, उससे किसी व्यक्ति पे मारता हूं तो उससे उस व्यक्ति को क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा चोट लग सकती है। तो यानी आपने यहां पे देखा कि वस्तु का जो प्रभाव है वो द्रव्यमान और वेग दो चीजों पर जो है वो क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है। अब यहां पे अगली चीज जो आती है, ये तो आप समझ गए कि वस्तु का प्रभाव जो है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। अब जो अगली चीज यहां पे आती है उसको हम कैसे समझेंगे, उसको हम समझेंगे कि यहां पे जो है कि जैसे मैंने यहां पे लिखा है कि वेग में यदि किसी भी वस्तु के वेग में यदि परिवर्तन करना हो तो उसपे जो है हमें एक बाह्य बल जो है उस पर आरोपित करना पड़ता है, एक फोर्स लगाना पड़ता है। बिना बल के हम किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जब तक हम उसमें बल नहीं लगाएंगे तो वस्तु का वेग नहीं बदलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से किसी जैसे वेग बदलने के लिए क्या किसकी जरूरत होती है, बाह्य बल की जरूरत होती है। ठीक इसी प्रकार से किसको बदलने के लिए, संवेग में परिवर्तन करने के लिए, यदि वेग की जगह हम क्या ले लें, संवेग ले लें, तो संवेग में परिवर्तन करने के लिए भी हमें जो है वो क्या, बाह्य बल की आवश्यकता होती है। बाह्य बल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब यहां पे जो है कि जो बाह्य बल होगा संवेग परिवर्तन के लिए जो बाह्य बल होगा वो क्या करेगा, यदि हम बल जो है वो कम लगाएंगे, बल क्या करेंगे, कम यदि आरोपित करेंगे, तो जिस प्रकार से कम बल लगाने से वेग में परिवर्तन कम होगा और ज्यादा बल लगाने से वेग में परिवर्तन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक इसी प्रकार से कम बल लगाने से जो है वो संवेग में परिवर्तन जो है वो क्या होगा, कम होगा, और अधिक बल लगाने से संवेग में परिवर्तन जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसी के साथ साथ एक चीज और आती है कि जो संवेग में जो परिवर्तन है वो संवेग परिवर्तन जो है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो जो है वो जो लगाया गया जो बल है F, बाह्य बल F, एक तो इस पे निर्भर करता है, और दूसरा जो है कि ये बल जो है वो कितने समय तक लगाया गया, यानी समय, यानी जिसको हम बोलते हैं T। तो इन दो चीजों पर जो है वो क्या निर्भर करता है, क्या निर्भर करता है, जो संवेग है, संवेग जो है या संवेग में जो परिवर्तन है वो दो चीजों पर निर्भर कर रहा है, एक F पर और दूसरा T पर निर्भर कर रहा है। ठीक है। तो इसको हम अर्थात जो है यहां पे हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, इसको हम यहां पे इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं कि जो लगाया गया बल है या आरोपित जो बल है संवेग में परिवर्तन तथा T दोनों पर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आरोपित बल, वस्तु पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन तथा संवेग में परिवर्तन mv माइनस mu, लगाया गया जो आरोपित बल है F, संवेग में परिवर्तन तथा दूसरा क्या हो गया, समय, तथा समय दोनों पर निर्भर करता है। और यही जो है वो क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम है। ये क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम या गति विषयक दूसरा नियम, कि लगाया गया जो बाह्य बल है वो संवेग में परिवर्तन, एक तो किस पे, आरोपित बल या लगाया गया बल जो है वो संवेग में परिवर्तन, और दूसरा क्या है, समय, इन दोनों चीजों पर निर्भर करता है। अब इसको हम समझने के लिए, इसको हम कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए माना हम एक m द्रव्यमान का कोई पिंड लेते हैं, कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान जो है वो क्या है, m है। उसका जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग हम जो है प्रारंभिक वेग को हम जो है वो किससे दिखाते हैं, u से, और उसका अंतिम वेग यानी जब उस पे F बल आरोपित किया गया तो उसका अंतिम वेग जो है वो कितना हो गया, v हो गया। और ये बल जो है वो कितने समय के लिए लगाया गया, समय है t, ये बल कितने समय के लिए लगाया गया, t समय के लिए। तो यहां पे हम देखेंगे कि संवेग में पहला संवेग जो इस प्रकार से जो पिंड है उसका जो संवेग होगा, पूर्व में जो उसका संवेग होगा, जब तक उस पर बल नहीं लगाया तो उस समय उसका संवेग क्या होगा, द्रव्यमान गुणा गया प्रारंभिक वेग जो है उसका, और जब उस पर क्या लगाया, बल आरोपित किया, उसके बाद जो है वो संवेग क्या होगा, बाद वाला संवेग क्या होगा, mv होगा। तो संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन हो जाएगा mv माइनस mu, ये संवेग में परिवर्तन हो गया। अब ये कितने समय के लिए लगाया गया, ये t समय के लिए लगाया गया, ये कितने समय के लिए लगाया गया, t समय के लिए लगाया गया। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, f, यहां पे लिखता हूं मैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, f अनुक्रमानुपाती किसके, mv माइनस mu अपॉन t।
एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। अब यहां पे हम क्या करेंगे, एफ अनुक्रमानुपाती एम हमने यहां पे कॉमन ले लिया। अब यहां पे क्या बच गया, वी माइनस यू अपॉन टी। क्योंकि आप जानते हैं कि v माइनस यू अपॉन टी जो है वो क्या होता है, त्वरण होता है। त्वरण को हम a से डिनोट करते हैं, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, a f अनुक्रमानुपाती m, और v माइनस यू अपॉन टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट k लगा देते हैं। एक नियतांक का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो k ma हो जाएगा ये। और यहां पे जो है k, अब यदि हम कहते हैं कि यदि हम यहां पे 1 किलोग्राम द्रव्यमान का क्या है, कोई पिंड है, कितना है, यदि कोई पिंड है उसका द्रव्यमान कितना है, m इज इक्वल टू कितना है, 1 किलोग्राम है, ठीक। उस पे 1 इकाई बल लगाने से F का मान भी कितना आ गया, 1 इकाई या 1 न्यूटन जिसको हम बोल सकते हैं, 1 न्यूटन बल लगाने से यदि उसमें उत्पन्न जो त्वरण है, यानी उसमें वेग परिवर्तन जो है वो कितना हो जाता है, उसमें त्वरण जो है वो 1 मीटर पर सेकंड जो है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो यहां पे हम क्या हो जाएगा, तब उस स्थिति में जो है वो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए k का मान हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, क्योंकि यहां पे समझो इसे किस प्रकार से ये 1 हुआ, f इज इक्वल टू 1 हो गया, इज इक्वल टू k, और m का मान भी कितना हो गया 1, और a का मान भी कितना हो गया 1, 1 1 जा 1, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू 1। तो अब हमने k का मान निकालना है, तो ये कहां जाएगा, यहां जाएगा, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू k हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू जो है 1 का भाग 1 में देंगे तो 1, तो k का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो उस स्थिति में जो है यहां पे क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू, जब इसका मान 1 हो जाएगा तो f इज इक्वल टू क्या हो गया, ma। और यही जो है वो न्यूटन का क्या है, दूसरा नियम है, ठीक है।